कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। अपनी उस श्रृंखला में उपभोक्ता अदालतें तारीख पर तारीख, इसी श्रृंखला में हम अपना अगला एपिसोड शुरू कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में मैंने ये बताया था कि किस तरह से कुछ प्रतिशत केसेस पहली या दूसरी डेट पर निपट जाते हैं, पर कुछ उपभोक्ता निपटने नहीं देते या चाहते हैं कि उनको कंपनसेशन मिले, इसलिए वो केस को चलाते हैं। इस एपिसोड में हम ये बताएंगे कि किन किन केसेस में अधिक देर लगती ही है। वो प्रोसीजरल डिले है, प्रोसीजर उतना तो होना ही है। इनमें हैं इंश्योरेंस के केसेस, रियल एस्टेट के मैटर्स, मेडिकल नेग्लिजेंस के मैटर्स, बैंकिंग के मैटर्स, एजुकेशन के मैटर्स। इन सारे मैटर्स में अमूमन देर लगती है और उसके क्या कारण हैं और कैसे देर लगती हैं, हम एक एक इशू को लेंगे। चलिए हम चलते हैं इंश्योरेंस के मैटर्स को लेकर। इंश्योरेंस के मैटर्स में बहुत तरह की इंश्योरेंस होती है। मेडिक्लेम होगी, लाइफ इंश्योरेंस होगी, लोन कम लाइफ इंश्योरेंस होगी, व्हीकल की इंश्योरेंस होगी और कई तरह के इंश्योरेंसेस अब आ गए हैं मार्केट में। सारे इंश्योरेंस के मैटर्स में बेसिकली इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व होते हैं। या तो व्हीकल का एक्सीडेंट होता है तो उसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूरी होती है। मेडिक्लेम के केसेस होते हैं तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाती है कि कहीं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ तो नहीं है। इस तरह की एक्सक्लूजन क्लॉजेज होती हैं, उनके ऊपर चर्चा होती है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें टोटल इन्वेस्टिगेशन, आर्गूमेंट्स और एविडेंस की अच्छी खासी ज़रूरत होती है, इसलिए ये लेंथी होते ही हैं। दूसरी बात, जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड कमीशंस हैं, इनमें जो भी तय प्रोसीजर है, समरी प्रोसीजर है, किंतु समरी प्रोसीजर में भी कम से कम 7 स्टेप्स हैं। देखिए, पहली डेट में आपका केस एडमिट होगा। एडमिशन के टाइम पर भी आपकी अच्छी खासी बातचीत होगी कोर्ट के साथ और आप कन्विंस करेंगे कि आप कंज्यूमर बनते हैं और आपका केस एडमिट होगा। एडमिट होने के बाद नोटिस जाएगा। नोटिस भी 30 डेज़ का मिनिमम टाइम दिया जाता है नोटिस जाने का। नोटिस 1-2 बार वापस भी आ सकता है। पता ठीक नहीं है, पार्टी ने नहीं लिया, मना कर दिया, वापस आ गया, कई कारण 1-2 बार तो नोटिस भी आ सकता है। यहाँ पर आपके पास ये उपाय है कि आप दस्ती नोटिस ले लीजिए। दस्ती नोटिस माने जब कोर्ट नोटिस इशू करता है तो आप कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें दस्ती भी दे दीजिए, हम भी अपने लेवल पर कोशिश करेंगे नोटिस करने का। आपको उस पार्टी को जाकर नोटिस देना होगा या दिलवाना होगा, या अगर वो पार्टी नहीं लेती है तो आपको एफिडेविट देकर ये कहना होगा कि रिफ्यूज़ किया है, तो आपका नोटिस सर्व होगा। अन्यथा जब तक नोटिस सर्व नहीं होता 2-1 बार, तब तक मैटर आगे नहीं चलता। ये तो हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है, पार्टी को रिटन स्टेटमेंट देनी होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया और कंफर्म कर दिया है कि रिटन स्टेटमेंट देने के लिए दूसरी पार्टी को 45 डेज से अधिक समय नहीं मिलेगा। सही है, ठीक है। अब 45 डेज के अंदर भी अगर वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हैं और उसके साथ दस्तावेज लगाते हैं, कोई एक आध दस्तावेज कम रह जाता है और वो कोर्ट को ये कहते हैं कि हमारा फला ऑफिसर अवेलेबल नहीं था, फाइल उसके पास थी, इसलिए हम ये दस्तावेज नहीं लगा रहे हैं, तो उसको दस्तावेज देने का टाइम ज़रूर मिलेगा। और अगर वो दस्तावेज लगाने के लिए भी 1 महीने का टाइम मिलता है तो तब तक आप अपना जवाब रेप्लिकेशन नहीं बना सकते जब तक सारे दस्तावेज आपको नहीं मिलते। मैं ये सारी बातें प्रोसीजर की कर रही हूँ क्योंकि ये विभाग हैं, इंश्योरेंस कंपनी हो, रियल एस्टेट हो, ये डिपार्टमेंट्स हैं और ये डिपार्टमेंट काम करते हैं, इंडिविजुअल नहीं है। इसलिए इनको ये मौका मिल जाता है ये कहने का कि डीलिंग ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, या एडवोकेट्स को भी ये बात मिल जाती है कि हमें आज ब्रीफ नहीं मिला है, फला ऑफिसर आज छुट्टी पर था। ये सब बातें होती हैं, इसी कारण इन मैटर्स में डिले होता है। तो हम अभी चल रहे थे कि आपको दस्तावेज देने में भी 1 महीना और मिल जाएगा। फिर रेप्लिकेशन लगाएंगे आप। रेप्लिकेशन के बाद एविडेंस की स्टेज आएगी। एविडेंस के स्टेज में भी एविडेंस देने वाला व्यक्ति जो ऑन ओथ सिग्नेचर करेगा, कभी कभी उसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं होती। कोर्ट इन मामले में इससे ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकता कि वो एडजॉर्नमेंट के लिए फाइन लगा दे।
फाइन लगा सकते हैं, 5,000 10,000 हो सकता है फाइन इतना, किंतु फाइन लगाने पर भी डेट तो उनको मिल ही सकती है। इनजस्टिस अदालतें भी नहीं कर सकती। इन द इंटरेस्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस उनको डिपार्टमेंट का भी देखना पड़ता है। इसको उपभोक्ता ये मानता है कि डिपार्टमेंट की फेवर की जा रही है, डिपार्टमेंट की फेवर नहीं होती। यहाँ पर ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को चलाना ही पड़ेगा। इसी तरह से एविडेंस जब कंप्लेनेंट को देनी होती है उसको भी समय मिल सकता है। फिर आती है रिटर्न आर्गूमेंट की स्टेज। रिटर्न आर्गूमेंट की स्टेज में एक बार रिटर्न आर्गूमेंट्स के लिए ऑर्डर अगर कर देती है अदालत कि दोनों अपना रिटर्न आर्गूमेंट्स दो, तो अपोजिट पार्टी कहती है कि पहले कंप्लेनेंट आर्गूमेंट्स दे, हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम देंगे, तो कोर्ट मना नहीं कर सकती है, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस है कि एक आदमी चाहता है कि मैं पहले उसके दस्तावेज पढ़ लूँ फिर अपना दूंगा, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो एक बार आर्गूमेंट्स, रिटर्न आर्गूमेंट्स कंप्लेनेंट के होंगे, अगली डेट में दूसरी पार्टी के आर्गूमेंट्स होंगे, और उन आर्गूमेंट्स के बाद फिर उनको आर्गूमेंट्स की डेट दी जाएगी। फ्रेंड्स, इतनी भीड़, इतनी पेंडेंसी है कोर्ट्स में कि एक बार आर्गूमेंट्स की डेट दे दी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आर्गूमेंट की बारी उनकी आ जाए, क्योंकि अगर आर्गूमेंट्स ज़्यादा लगे हुए हैं और एक आर्गूमेंट्स में अधिक समय लग गया तो दूसरे आर्गूमेंट्स ऑब्वियसली पोस्टपोन होंगे ही। इसमें ना तो कंप्लेनेंट का दोष, ना अपोजिट पार्टी का दोष, और ना ही कोर्ट का दोष, क्योंकि कोर्ट क्या करे, कोर्ट को तो सुनना है, उनकी भी समय सीमा है, तो वो कई बार एक बार एडजॉर्न भी होता है। तो मैंने कितने आपको बताए, 7 स्टेप्स तो वैसे ही हैं नॉर्मल। तो 7 स्टेप्स में आप महीने या 2 महीने की, 1.5 महीने की डेट भी लगा लें तो 9 महीने तो यही लग गए, 7 महीने तो लग गए, 9 महीने 10 महीने, 1 साल आपका इस सारी प्रोसीडिंग्स को चलने में लगा, ये नॉर्मल। पर इसके बीच में जो मैंने आपको बताई कि ये सब डेट्स लग सकती हैं, एडजॉर्नमेंट्स हो सकती हैं, प्रॉक्सी काउंसिल आ सकता है, सिविल कोर्ट अलग जगह पर है और उपभोक्ता अदालतें अलग जगह पर हैं। एडवोकेट्स को भाग भाग कर आना पड़ता है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अपने आर्गूमेंट्स करने के लिए, इसलिए आर्गूमेंट्स के लिए बहुत बार डेट देनी पड़ जाती है, क्योंकि अगर एक सिविल कोर्ट में उनके आर्गूमेंट्स चल रहे हैं और यहाँ भी आर्गूमेंट की डेट लग गई है तो कोई क्या करेगा। तो इस तरह से डिले करते करते, मैं मिनिमम कह रही हूँ, 2 साल तो बहुत ही मामूली बात है। इस बीच में सेटलमेंट के बहुत सारे चांसेस होते हैं जिनको उपभोक्ता को उसका लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि बीच में इंश्योरेंस कंपनी से भी कोर्ट बात करता है, कंज्यूमर से भी बात करता है। अगर कहीं बात सेटल होती है और एग्रीएबल पॉइंट पे आ जाते हैं तो उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि लास्ट में तो कंपनसेशन के ऑर्डर होंगे, इसलिए मैटर लटकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज केवल और केवल इंश्योरेंस कंपनी के केसेस को लिया। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी उसका, और इंश्योरेंस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन, दोनों के अलग अलग रुख भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है। फिर वो किसको मानते हैं, सर्वेयर की रिपोर्ट भी होती है, सर्वेयर कहता है इतना पैसे, इतनी की रिपेयर होगी, और जो वर्कशॉप होती है वो कोई और एस्टिमेट लगाते हैं, उनमें भी डिस्प्यूट हो जाता है। वर्कशॉप कहती है कि इसमें 20,000 लगेगा और सर्वेयर कहता है इसमें 15,000 मिलेगा, इसमें भी डिस्प्यूट हो जाता है। अब इस पर भी बहस होती है, ये कोर्ट के सामने अपने तर्क रखती है इंश्योरेंस कंपनी, कंप्लेनेंट भी अपनी तर्क रखता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं इसमें, तो देर लगना बड़ा ही स्वाभाविक है। 2 साल मैं मिनिमम बोल रही हूँ, 2 साल तो लगते ही हैं। और कंज्यूमर्स ये कहते हैं कि उपभोक्ता अदालतों में बहुत देर लगती है, ये तो मैं सामान्य प्रक्रिया की बात कर रही हूँ, इसके बीच में अनवांटेड सिचुएशंस बहुत सारी हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज केवल एक केस लिया है इंश्योरेंस कंपनी का, अगली बार मैं लूँगी रियल एस्टेट के मैटर्स को, रियल एस्टेट में कैसे देर लगती है और कहाँ पर कंज्यूमर को समझौता कर लेना चाहिए, ये उसके फ़ायदे में होता है। इसीलिए मेडिएशन सेल खोले जा रहे हैं, अभी मेडिएशन सेल एक्टिव नहीं हुए, किंतु मैं फिर कहूँगी सेटलमेंट के लिए कोई भी कोर्ट मना नहीं करता। अगर 2 पार्टी से एक मीटिंग पॉइंट पे आ जाती हैं और अपना समझौता करके कोर्ट को बता देती हैं, नोटिंग ही करा दे, कोर्ट के सामने स्टेटमेंट ही दे दे, कोर्ट लिख लेगा और आपका ऑर्डर उसी के बेसिस पे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम नए इशू लेकर आपके पास आएँ और आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।